अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, पेशावर के मस्जिद के धमाके को 2 या 3 दिन गुजर चुके हुए हैं और उस पर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बयान आया है। अगरचे वो पश्तो में है, लेकिन ज़ाहिर बात है जो लोग समझते हैं और जो लोग उसकी सब टाइटलिंग कर सकते हैं वो उसको देख सकते हैं। कुछ अहम तरीन बातें जो हैं वो मैं बता सकता हूँ, जिससे में अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के इस दहशतगर्दी के मसले की असल सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की नई लहर का शिकार क्यों हो रहा है। आमिर ख़ान मुत्तकी ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही है कि हम दोनों ममालिक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इस दहशतगर्दी का एक ही तरह का शिकार हो रहे हैं और जैसी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर है वैसी ही दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान में भी है। अफ़गानिस्तान में भी बमों के धमाके जो हैं मस्जिदों में हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी मस्जिदें जो हैं वो अब इसका निशाना बनना शुरू हो चुकी हुई हैं। आप सोचें कि बारात में भी वहाँ धमाके हुए, यहाँ तक कि आखिरी जो धमाके थे दिसंबर के अंदर वो उस होटल में हुए जहाँ पर चाइनीज़ ठहरे हुए थे और ख़ास तौर पे एक तो जो पाकिस्तान की एम्बेसी और गुलबदीन इख्तियार के घर पे एक साथ धमाका हुआ। ये कौन लोग हैं? ज़ाहिर बात है अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो एक खालिस्तान मजहबी हुकूमत है, तो कोई मजहबी जो है ग्रोह वो तो उस पर हमलावर नहीं हो सकता। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मस्जिद के बारे में जो हमला हुआ है उसके बारे में उमर खालिद खुरासानी ने अपनी उस वेबसाइट के अंदर बाकायदा अपने उस कवानीन को भी शाया किया है कि हमने ये हमला नहीं किया क्योंकि हम नहीं समझते, ना हमारे यहाँ किसी किस्म का इसको अलाउ किया जाता है कि हम मस्जिदों के अंदर और आम शहरियों पर हमला करें। ये कौन है? ये लोग कौन हैं और ये क्यों हो रहा है? ये हम 2007 से 17 वाली सूरत हाल में पहुंच चुके हैं और इस सूरत हाल का मैं ज़रा सा आपके सामने जायज़ा पेश करूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस वक़्त भी हमें इस अमन के माहौल से निकालने में अमेरिका का कितना हाथ था और अमेरिका ने किस तरह एक आग और खून की होली जो है पाकिस्तान की सरजमीन पर खेली और साथ ही अफ़गानिस्तान में वो ख़ुद पहुंचा हुआ था, वहाँ उसने अलहदा अफ़गान अवाम का जो है वो खून बहाया। आपको याद होगा कि 2001 के अक्टूबर में जब वहाँ पर अमेरिका दाखिल हो गया तो तालिबान ने अपने तौर पे ख़ास तौर पे स्ट्रेटिजिकली वहाँ से रिट्रीव कर लिया और मुख्तलिफ़ जगहों पे छुप गए और समझ रहे थे कि हम हालात का जायज़ा लें, फिर उसके बाद हम आगे तो अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे और आगे जाके हम हमलावर होंगे और कैसे होना है, किस तरह होना है। ये सारे के सारे लोग जो थे उसके वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस दौरान वहाँ से कुछ लोग जो थे, जो बाहर से आए हुए थे, जो कि वहाँ की सोसाइटी के अंदर जम नहीं हो सकते थे, छुप नहीं सकते थे, वो वहाँ से निकल के पाकिस्तान आना शुरू हो गए। और पाकिस्तान चूँकि अमेरिका का इत्तेहादी था तो पाकिस्तान ने इस सारे बॉर्डर के ऊपर 1,75,000 फ़ौजी तैनात कर दिए और इसका ज़िक्र जो है उस मशहूर आम रिपोर्ट के अंदर है जो अमेरिकन सेनेट में यूएस पाकिस्तान रिलेशंस के तौर पे वहाँ पर जमा हुई थी और पाकिस्तान ने तकरीबन 450 के करीब लोग जो वहाँ से पकड़े, उनमें से 350 के करीब जो थे वो वहाँ पर उनको अमेरिका के हवाले किया गया और उसकी लंबी कहानी है कि वो अक्सरियत उनमें से बेगुनाह होकर वहाँ से वापस निकली, उनके खिलाफ कोई जुर्म साबित ना हो सका, लेकिन हमने अपनी जेबें गर्म की। इस दौरान में वज़ीरिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो समझते थे कि इनको पनाह देनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई घर भी ऐसा नहीं था जिसने अफ़गानिस्तान में जाके अपना कोई बच्चा कुर्बान ना किया हो और उसकी एक तस्वीर उनके घरों में ना लगी हो जिसको वो हार पहनाते थे कि ये रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए शहीद हुआ है। ऐसी सूरत हाल के अंदर एक शख्स का नाम बहुत उभरा था, उसका नाम नेक मोहम्मद था। ये बहुत नौजवान में ही वहाँ चला गया था। जब तालिबान की हुकूमत काबुल में कायम हुई थी तो इसने वहाँ जाके लड़ना शुरू किया और शुमाली इत्तेहाद, जिसको उस वक़्त अमेरिका और भारत और ईरान सपोर्ट करते थे, इसने वहाँ पर 6 साल के करीब वहाँ पर लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में ये वापस आ गया। जब ये वापस आ गया तो इस पर ये इल्ज़ाम था इस पर नेक मोहम्मद वज़ीर पर
कि ये उनको फैसिलिटेटर है और उनको जो बाहर के लोग हैं, अरब हैं या और लोग हैं, उनको पनाह देता है। लेकिन ये इल्ज़ाम जो था वो इस तरह गलत साबित हो रहा था कि वो लोग जो थे वो उन जिन जगह से मिल रहे थे वो इसके इलाके से नहीं थे। तो उस दौरान हुआ ये कि एक सफ्तर साहब होते थे, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सफ्तर, उन्होंने इस इलाके के अंदर बाकायदा नेक मोहम्मद के साथ एक माहदा किया और ये माहदा जो था ये अप्रैल 2004 में हुआ। आप अंदाज़ा करें, इस माहदे के बाद पूरे इलाके के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और वो लोग ये समझ रहे थे कि अब यहाँ पर अमन आएगा और अब हम पर कोई छापे नहीं पड़ेंगे, अब हमारे मलकों को उठा कर नहीं लेके जाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2-1 मलक जो थे वो बगराम में हवाले भी कर दिए थे, उन 500 लोगों में से थे जो थे। तो उस दौरान जब ये माहदा हुआ तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिका ने जून 2004 में एक ड्रोन जो था वो फेंका। और कितने बदकिस्मत हैं हम लोग कि हमने मान लिया कि ये ड्रोन हमने फेंका है और हमने उसको इसलिए हलाक किया है या शहीद किया है, आप कह लें कि इसलिए कि वो शख्स जो था वो माहदे से मुनकर हो गया था और वो उनको पनाह दे रहा था। ये राज रहता अगर मार्क मेज़ेटी जो था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का सहाफ़ी था, इसने किताब द वे ऑफ द नाइफ ने लिखी होती जो CIA के ऊपर था। CIA जो था कि ऑन द कॉर्नर ऑफ द अर्थ उसने लिखा हुआ है कि उसमें फाइट कर रही थी। उसने इसके अंदर, ये 2013 में किताब आई है, उसमें लिखा कि ये CIA का ड्रोन था, हमला था और ये पाकिस्तान और अमेरिका की आपस में एक एग्रीमेंट था जिसके तहत जो CIA ने हमला किया था और CIA उसको हरेक उम्मत को अपना दुश्मन समझ के उन्होंने मारा था और पाकिस्तान ने भी जो अमेरिका का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है समझ के ये हमला कबूल कर लिया था। उसके बाद बैतुल्ला महसूद उसकी जगह आया तो वहाँ भी हालात ख़राब होना शुरू हुए। तो फिर उसी सफदर साहब वही मौजूद थे, तो उन्होंने बैतुल्ला महसूद के साथ भी एक एग्रीमेंट किया और उसके इतना शानदार एग्रीमेंट था कि अगर कोई यहाँ अरब नज़र आएगा तो वो उनके हवाले किया जाएगा और कबायली जो थे वो मिल के सर्च करवाएंगे और इसके ऊपर बाकायदा हार पहनाया गया बैतुल्ला महसूद को उसकी तरफ से, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सफदर की तरफ से, और उसे अमन का सिपाही का लक़ब दिया गया। लेकिन उसको भी एक ड्रोन हमले के अंदर मार दिया गया। इस चीज़ का भी इनका इजहार जो है वो पाकिस्तान एड्रिफ्ट असद दुरानी जो ISI के हेड हुए उन्होंने किया है। तो उसने मार्क ने भी इसका जिक्र किया है कि इसको अपना हलाक किया गया। इसके बाद फिर हालत ये हो गई कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स आने लगे, कभी डामाडोल पे आते, कभी किसी जगह आते और अमेरिकन पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ मिलकर दंदनाते फिरते और ये सारी की सारी सूरत हाल जो है ये चलती चली गई और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था कि हम इस मामले के अंदर आगे बढ़ सकते, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पे अमेरिका के साथ सरेंडर किए हुए थे और हमने बाकायदा लॉ किया हुआ था इस खत्ते के अंदर। अब सूरत हाल क्या हुई है? पाकिस्तान जो था ये जब तालिबान की हुकूमत आई है तो तालिबान बिल्कुल वैसी हालत हुई है कि पाकिस्तान की जब हुकूमत आई है तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के साथ वो माहदा करवा रहे थे कि तालिबान जो थे वो TTP के जो लोग हैं वहाँ पर जो यहाँ से चले गए हुए थे वहाँ पर उनके साथ जहाद में हिस्सा ले रहे थे या वैसे कुछ पनाह ली हुई थी इंडियंस के सफारत खानों की वजह से, बाकी इनको हम मिला के इकट्ठा करके आपके पास भेज देते हैं और आप उनको सेटलमेंट का इनका कोई रास्ता निकालें। कुछ 40 के करीब हज़ार के करीब लोग थे और कुछ यहाँ पर मौजूद थे, तो इनकी आपस में गुफ्तगू चल रही थी और इस गुफ्तगू को सिर्फ इमरान खान नहीं, इमरान खान के बाद PDM के ज़माने में भी बाकायदा चलाया गया। आप सोचें कि यहाँ से काफ़ी लोग जो थे रिहा हो गए थे, फिर उसके बाद उनके अदालतों के केसेस भी शुरू हो गए थे, अदालतों के केसेस भी ख़त्म कर दिए गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों को जिनको सज़ाएँ थी फांसी की दी गई वो भी ख़त्म हो गई। आखिरी ये सूरत रह गई थी कि असला कैसे उनसे लिया जाए। तो वो कहते थे कि हमारी यहाँ दुश्मनियाँ हैं, हमने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया हुआ है, असला हमारी ज़रूरत है। तो उस वक्त एक राय ये थी कि अगर असला इनको दे दिया जाए, रानी दिया जाए, तो वैसे बिल्कुल जैसे कि हमने बलूचिस्तान के अंदर 77 में तमाम बलूचों को असला लाने दिया था, तो उसके बाद 20 साल वहाँ पर अमन रहा था, तो यहाँ पर भी अमन रह सकता था। और दूसरी बात ये थी कि असला अगर गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाएगा तो बाकायदा जैसे असला लाइसेंस होते हैं वैसे ही पाकिस्तान में असला लाइसेंस, करोड़ों असला लाइसेंस मौजूद हैं, तो ये भी और अगर 30,000 और लाइसेंस हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं बनता। लेकिन इस तरह की सूरत हाल के जा रही थी, पाकिस्तान का वफद काबुल में मौजूद था, नेगोशिएशन चल रही थी
कि अमेरिका ने एमएनएस ज़वाहिरी पर मिसाइल से हमला कर दिया और काबुल शहर में हमला हुआ था, जिसके ऊपर काबुल के लोगों ने बाकायदा एहतजाज किया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस कैसे इस्तेमाल हुई, और उनको बाकायदा समझते थे कि शायद पाकिस्तान ने इसको अंदरून खाना इसको अलाउ किया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई इनकार नहीं किया, बल्कि एक बहुत डूबियस किस्म का जवाब दिया, और उसके बाद हमारा वफ्द वापस आ गया, और किसी किस्म की वही वाली जो नेक मोहम्मद वाली बात थी, जो बैतुल्ला महसूद वाली बात थी, वही बात हुई, और हमारी बातें आगे न बढ़ सकें। उसके बाद काफ़ी देर तक टीटीपी के साथ सीज़ फायर चलता रहा, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ बीता है, जो कुछ हुआ है, वो बहुत खौफनाक है। टीटीपी बुनियादी तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। टीटीपी के अंदर बेशुमार किस्म के ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक ग्रुप जो था वो खालिद खुरासानी का ग्रुप था, कि जो खालिद खुरासानी का वो ग्रुप है कि जो अलहदा हो गया था इन मुज़ाकरात से, और कहते कि नहीं हम तो लड़ेंगे, हम पता नहीं क्या करेंगे। दाइश के साथ उनके बहुत तल्लुकात, हम पूरी पाक मुसलमान की खिलाफत कायम करना चाहते। एक नारा जो है बुलंद किया हुआ था, जो दाइश के साथ मिलता जुलता था, और दाइश से भी उनके तल्लुकात थे। तो खालिद खुरासानी को वहाँ पर मार दिया गया था, और वो अपने साथ उनको, और अगरचे कि वो मारा गया था उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, लेकिन चूंकि खालिद खुरासानी को सपोर्ट करने वाली क़ुव्वतें अमेरिकन भी थीं, और उसके साथ साथ इंडियंस भी थे और लोग भी थे, और शुमारी इत्तेहाद के वो लोग और भी थे जो उसको सपोर्ट करते थे। तो उस ग्रुप ने बाकायदा पाकिस्तान के साथ एक ख़ास किस्म की एक नफ़रत की सूरत हाल भी पैदा की। इस तरह और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें आईएसएस है, दाइश है, ये लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान में भी धमाके करवा रहे हैं और अफ़गानिस्तान में भी धमाके करवा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में हालत ये है कि तालिबान के पास तकरीबन जो 4 लाख लोग हैं, ये सारे वो हैं कि जो अमेरिका ने ट्रेन किए हुए हैं। वो अगरचे कि वो तालिबान के ज़ेर असर आ गए हैं, लेकिन बकौल तालिबान के ये हमसे भी नफ़रत करते हैं, और इनके दिलों में पाकिस्तान की भी नफ़रत डाल दी गई है। हम कोशिश करते हैं न किसी तरीके से इनको इस मोल्ड में ले आएँ कि अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान के अंदर एक बेहतर सूरत हाल नहीं आती, जब तक पाकिस्तान उस अमेरिकन मफादात से बाहर निकलता, ये मामला ठीक नहीं हो सकता। अगली सूरत हाल ये है कि इस धमाके का एक बुनियादी मकसद और भी है। अमेरिका बुनियादी तौर पर चाहता है कि पाकिस्तान दोबारा उसी तरह की सूरत हाल, उसी तरह की कैफियत में वापस आ जाए जैसी 2001 में थी, और अमरीकी जो थे वो यहाँ पर बाकायदा पड़ाव डाल लें, और यहाँ से फिर अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करें, और यहीं से फिर पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी की लहर दौड़े, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, और फिर चाइना की यहाँ से रुखसती हो जाए। ये है असल मकसद, और इस मकसद के लिए ये धमाके हो रहे हैं। आप सोचें कि आज सुबह एलीट फोर्स ने बाकायदा जुलूस निकाला है, और उन्होंने नारे लगाए हैं कि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। जब पुलिस को ये कहने पे मजबूर हो जाए कि हमारी लाशें गिराने वाले कोई और लोग हैं, तो फिर पाकिस्तान में याद रखो ये दिन बहुत खौफनाक दिन हैं कि जो हम देखने वाले हैं। हम बहुत ललचाई हुई नज़रों से उस एड को देख रहे हैं जिसका वादा बिलावल भुट्टो लेकर आए हैं कि हमें शायद $1 अरब मिल जाएंगे, हमें नया असला मिल जाएगा, हमें टैंकों के पुर्जे मिल जाएंगे, हमें F-16 के पुर्जे मिल जाएंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे। सुना है कि लिस्टें भी शायद बन रही हैं कि हमें अमेरिका से कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन इसके बदले में हमें पाकिस्तान के लोगों की लाशें देना पड़ेंगी। हम पहले 70,000 लाशें दे चुके हैं, और ये मुल्क बहुत चूर चूर है। अब शायद बहुत कुछ बिगड़ जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।